नमस्कार। आप सभी को मैं आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ में आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारा आज का विषय बहुत ही संजीदा विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अंग्रेज़ों के पहले और उनके जाने के बाद में अर्थव्यवस्था हमारी किस तरह परिवर्तित हुई, उनके आने के पहले किस तरह की थी, क्या उसी तरह की अर्थव्यवस्था हमारी थी जिस तरह से उन्होंने हमें अर्थव्यवस्था जाते वक्त दिया था। इन सारे पहलुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। डियर लर्नर, जिस तरह की अर्थव्यवस्था आज के समय में हम लोगों को मिली हुई है या हमारे पास में है, वास्तव में अंग्रेजों के आने के पहले इस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के आने के बाद उस अर्थव्यवस्था का किस तरह से दमनकारी तरीके से शोषण किया गया, ये तो हम सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले यानी ब्रिटिश रूल के पहले की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। आप सभी लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में दो तीन प्रमुख फीचर्स थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की दो तीन प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता ये थी कि इंडियन इकोनॉमी वॉज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था थी जो स्वतंत्र थी, सेल्फ रिलायंट थी और जिसमें जो ग्लोबलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मौजूद थे। हमारी एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने किस तरह से लूटा, उसके बारे में हम लोग अपने अगले टॉपिक पर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी अंग्रेजों के आने के पहले की अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। और इस प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। हम स्वतंत्र थे, आत्मनिर्भर थे, हमें किसी चीज के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जबकि आज हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारी प्रॉस्परस इकोनॉमी अंग्रेजों के आने के पहले थी। उसके बाद दूसरा फीचर हमारा था एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन इट। यानी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख प्रहरी था वो हमारी एग्रीकल्चर थी। और इस एग्रीकल्चर में लगभग 2/3 जनसंख्या के 2/3 लोग इस पर निर्भर थे। उसके पश्चात अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी थी। यहां पर सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग का बोलबाला था। हस्तशिल्प उद्योग कितना प्रसिद्ध था पूरे दुनिया में कि यहाँ से दुनिया के सारे लोग चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। उसकी फिनिशिंग इस तरह की थी, उसकी क्वालिटी इस तरह की थी कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे। इफ यू लुक एट डियर स्टूडेंट्स, इंडिया हैड वेल फ्लोरिश्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल्स में, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स में। आपको मालूम होना चाहिए कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standard of craftsmanship. बनाने वाले जो कारीगर थे वो इतने कुशल कारीगर थे कि उनकी मांग दुनिया के लगभग सभी देशों में थी। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था यानी अंग्रेजों के आने के पहले
पहला नंबर पर प्रॉस्परस इकोनॉमी हमारी थी, जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर एग्रेरियन इकोनॉमी थी, कृषि पर आधारित थी, और यहां पर वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जिसकी मांग दुनिया के सभी देशों में थी। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं तो किस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया, अगर आप देखें तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया were concerned with the protection and promotion of their own economic interest। जब अंग्रेज भारत में आए, औपनिवेशिक सरकार यहां पर बनी, तो उसने भारत के हितों को कभी तरजीह नहीं दिया। उनका जो हिडन एजेंडा था वो ये था कि अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना और अपने आर्थिक हितों को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, बजाय इसके कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करते। उन्होंने कभी इस बात को तरजीह नहीं दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो, बल्कि उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक फीडर इकोनॉमी के रूप में उपयोग किया, जिससे अपनी इकोनॉमी को फीडअप कर सके, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले सके और अपने यहाँ फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन करके फिर वही गुड्स हमारे देश की इकोनॉमी में डंप कर सकें और उसे हाई प्राइसेस पर बेच सकें। यानी व्हाट वाज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इन इंडिया? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू एक्सप्लॉयट इंडियन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर बच्चों आगे देखें तो उनकी पॉलिसीज ने एक मौलिक परिवर्तन लाया, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल चेंज ले आए। वो चेंज क्या था? ये पूरी अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने परिवर्तित कर दिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। यानी हमारी अर्थव्यवस्था को एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया, और जो ब्रिटेन में सामान बनते थे उनकी फैक्ट्रियों में, उसके लिए एक मार्केट बना दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और एक फीडर इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा जो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया। अब हम केवल रॉ मटेरियल के सप्लायर रह गए और वहाँ की जो बनी हुई चीज़ें थी उसके लिए हम मार्केट प्रोवाइड करते थे, और हमारी ही रॉ मटेरियल से बनी हुई चीज़ों का हमें ही बहुत ऊंची कीमतें दे करके खरीदनी भी पड़ती थी। अब आप जरा ये समझें कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म? ये कॉलोनियलिज्म क्या चीज है? अगर आप देखें तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक संबंध, जिसमें एक तो शासक होता है और दूसरा उसका उपनिवेश होता है। अब यहां शासक कौन था? ब्रिटिश लोग थे, और उपनिवेश कौन था? हम इंडियन थे। जहां इस सिस्टम में रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी, बट इट आल्सो डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। यानी जो रूलर लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उनका डोमिनेंस हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ही नहीं था, बल्कि जो हमारी आर्थिक नीतियां थी उनको भी वो डोमिनेट करते थे, उनमें भी उनका इंटरफियरेंस था, और वो बहुत बारीकी से, बहुत चालाकी से अपने फेवर में करते थे, जिससे उनको आर्थिक लाभ अधिक से अधिक हो। अब अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो जो असमान संबंध हमारे और अंग्रेजों के बीच में थे, उसके ही परिणाम स्वरूप हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में रह गए। अगर उन्होंने चाहा होता तो हम आज एक डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हमारी मान्यता होती और हमारी साख होती, क्योंकि हमारे पास न तो रिसोर्सेस की कमी थी और ना ही स्किल की कमी थी। लेकिन
हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के चरित्र को, स्ट्रक्चर को, स्वरूप को उन्होंने बदल दिया, और केवल इसलिए बदल दिया जिससे वो उनके आर्थिक हितों की पूर्ति हो सके। डियर, इफ यू लुक एट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, एक्चुअली किसी भी देश की कंडीशन अगर आपको मेजर करनी है तो आप इन तरीकों से पता कर सकते हैं कि उस देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कितनी है। However, no sincere effort was made by the British government to estimate India's national and per capita income. कोई उन्होंने सिंसियर एफर्ट नहीं किया कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना हो, जिससे ये पता चल सके कि उन्होंने हमारे देश में क्या किया है। बाय द वे, कुछ भारतीय व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने अपना एफर्ट किया, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट्स ये इस तरह से थे, अगर आप देखें तो ये दादा भाई नौरोदी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, वीके, आर.बी. राव एंड आर.सी. देसाई, ये सारे नाम आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं इनको। लेकिन जो इनकी फाइंडिंग्स थी दैट वाज कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट, यानी व्हाट एवर calculation and estimates they produced, that was very much conflicting and inconsistent. तो जो चीज इनकंसिस्टेंट होगी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, मान्यता नहीं मिलती है। हालांकि इन सबों में जिन लोगों ने ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में अपना एस्टिमेट दिया, उनमें बीकेबी राव साहब का जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पर जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जो उनके रिजल्ट्स थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और बाय एंड लार्ज इसको उस समय के परिवेश को समझने के लिए हम लोग आज उपयोग में लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की सिचुएशन अंग्रेजों के आने के पहले क्या थी आप समझ गए होंगे, और जब वो आए तो उन्होंने किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का दोहन करना शुरू किया, और उसके पश्चात नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में जो हमारे यहाँ के लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों से जो व्यक्तिगत प्रयास हुए और उसके द्वारा जो हम प्राप्त कर सके, वो उससे कुछ हम जानने की कोशिश किए कि वास्तव में हमारे साथ में क्या हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अवश्य इसको रिवाइज करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। फिर हम अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक